साथियों, इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका कितनी ईमानदार है ये मैं ही नहीं सारा देश जानता है। और आम जनता ये कहती है आमतौर पर कि इस देश में अगर हायर जुडिशरी ना हो तो सरकार चलाने वाले, इस देश के भाग्य विधाता, कानून बनाने वाले विधायक, एमपी और कार्यपालिका के विधायिका के हुक्म का क्रियान्वयन करने वाली पुलिस और अन्य एजेंसियां कब का लोकतंत्र का गला घोंटते हैं, इंसाफ का गला घोंटते हैं। अगर आम आदमी को, इस समाज को, पूरे राष्ट्र को आज भी कहीं न्याय मिल जाता है, इंसाफ मिल जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट्स में ही मिलता है। मैं ऐसे आपको चंद उदाहरण दे करके बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की न्यायपालिका ने जब अपनी ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति का पूरा परिचय देते हुए देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को लताड़ा है, देश के बड़े बड़े गुंडे माफियाओं को लताड़ा है। ध्यान रखिए, 13/12/2009 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा था एक सार्वजनिक बयान में, जिसमें राष्ट्रपति भी मौजूद थी उस सार्वजनिक समारोह में, और भारत के प्रधानमंत्री भी और कानून मंत्री वीरप्पा मोइली साहब भी। पूरे देश को उन्होंने ये आगाह किया था कि यदि देश में भ्रष्टाचार रहा और केसों की पेंडेंसी बढ़ती रही तो इस देश की जनता विद्रोह कर देगी। इसलिए इस भयावह समस्या को रोके सरकार, अधिक अदालतों का गठन करे, अदालतों में सारी सुविधाएं दे और करप्शन पर लगाम लगाए। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे न्यायाधीश काटजू साहब, जिनकी ईमानदारी पर शायद अन्ना टीम के लोग भी संदेह नहीं करेंगे, काटजू साहब ने अपने एक फैसले में कहा था कि इस देश में सरकारी पदों पर बैठे सभी लोग भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार लाइलाज बीमारी बन गया है। मेरा दिल करता है कि भ्रष्टाचारियों को जनता बिजली के खम्भों पर लटका कर मार डाले, लेकिन हम विवश हैं, हमारी कुछ सीमाएं हैं, हम उससे आगे नहीं जा सकते। 30/9/2010 को गेम्स में खेल पर यानी कॉमनवेल्थ में हुए घोटालों पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया था और कलमाड़ी समेत अन्य लोगों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए थे कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और सरकार को बहुत पूरी तरह से लताड़ा था। ये पूरा देश जानता है, सारे अखबारों में और मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था, ये लताड़ें आई थी। 7 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में जब नक्सलियों ने 76 सीआरपीएफ के जवानों को बेरहमी से मार डाला, उनकी निर्मम हत्या कर दी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने देश की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को लताड़ लगाई थी और उन लोगों को शहीद का दर्जा देने का निर्देश दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में नक्सली और आतंकवादियों से युद्ध में लड़कर मर जाने वाले जवानों को इस देश की सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती। खिलाड़ी उनके लिए बहुत बड़े शहीद होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी नकली शूटिंग में गोल्ड जीत आता है तो उसको 3-3, 4-4 करोड़ रुपए इनाम दे देती है सरकार। लेकिन जब कोई पुलिस का जवान, सेना का जवान, सीआरपीएफ का जवान, बीएसएफ का जवान किसी आतंकवादी, नक्सली या देशद्रोही को अपनी गोली से मार डालता है या उनकी गोली का शिकार हो जाता है तो उसको सरकारें मात्र 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दे देती हैं। ये बड़े शर्म की बात है दोस्तों। 10 जनवरी 2008 को याद होगा आपको, 10 जनवरी 2008 को 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटित किए गए थे। नवंबर 2008 में 2G स्पेक्ट्रम में हुए घोटाले की पोल संसद के अंदर खुल गई थी और विपक्ष ने यह आरोप लगा दिया था कि सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटन में घोटाला किया है और उसकी जांच की मांग की थी। लेकिन सरकार ने विपक्ष की वो मांग मानी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 15 नवंबर को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भारत ने अपनी रिपोर्ट में ये मान लिया था कि इसमें प्रथम दृष्टया आरोप सच होते हैं और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में और 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटन में इस देश की सरकार ने बहुत भारी घोटाला किया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी लोगों को
सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं वो सीवीसी साहब रिटायर कर दिए गए, ईमानदार सीवीसी, और उनकी जगह इस देश की कांग्रेस सरकार ने कौन सीवीसी लाए? थॉमस साहब, जो पामोलिन ऑयल घोटाले में खुद अक्यूज थे, अभियुक्त थे, वो इस देश के सीवीसी बने। और उस सीवीसी को हटाने के लिए नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ही नहीं, सारे विपक्षी दलों ने शोर मचाया कि उस सीवीसी को पद से थॉमस को हटाया जाए, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई, सरकार की खिंचाई की कि तुम थॉमस को नहीं हटा सकते, ए राजा को गिरफ्तार नहीं कर सकते, कलमाड़ी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो भाई हम ही अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं, तुम अपनी मर्जी से चला लो इस देश को। तो मजबूरन सरकार को थॉमस को हटाना पड़ा, ए राजा को गिरफ्तार करना पड़ा, कलमाड़ी को जेल भेजना पड़ा, और बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह के कठोर कदम उठाने पड़े जो सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो कभी नहीं उठाती। ऐसे ईमानदार और राष्ट्रभक्त सुप्रीम कोर्ट को आप जन लोकपाल के दायरे में लाने की बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हायर जुडिशरी बेलगाम है, निरंकुश है, बेईमान है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो ये देश कब का पुनः गुलाम हो चुका होता और अन्ना जी आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई नहीं, आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ रहे होते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस देश में अगर कहीं इंसाफ बचा है, कहीं गरीब को, किसान को, मजदूर को, रेहड़ी पटरी वाले को, खोमचे वाले को, साधु सन्यासी को, पर्यावरण प्रेमी को, सच्चे राष्ट्रभक्तों को न्याय मिल जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता की वजह से मिल जाता है। और उसी सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता पर, उसकी ईमानदारी पर लगाम कसने के लिए जन लोकपाल को सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जजों के खिलाफ जन लोकपाल या लोकायुक्त हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ जांच कर सकता है, मुकदमा दर्ज करवा सकता है, उन्हें सजा दे सकता है, जेल भेज सकता है। सोचिए, इस देश में जो भी लोकपाल बनेगा, जन लोकपाल कानून के मुताबिक जो शांति भूषण जी ने ड्राफ्ट किया है, जिसे अन्ना हजारे जी की टीम ने ड्राफ्ट किया है या जिसे सिविल सोसाइटी ने ड्राफ्ट किया है, उस जन लोकपाल में ये प्रावधान है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र का आदमी, या ऐसे कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज ही लोकपाल बनेगा। लोकायुक्त भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज ही बनेगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जज 65 वर्ष की उम्र तक काम करते हैं और हाई कोर्ट में जज 62 वर्ष तक रहते हैं। अब 65 वर्ष और 62 वर्ष का आदमी कितना जवान रहता है, वो कितना बढ़िया ढंग से इस देश को चला सकता है। इस देश के नौजवान युवाओं को मेरी बात समझ लेनी चाहिए कि जो आदमी 65 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहने के बाद भी 5 साल के लिए और एक्सटेंशन चाहेगा, इस देश का लोकपाल या किसी राज्य का लोकायुक्त बनना चाहेगा, वो नैतिक रूप से कितना चरित्रवान होगा, कितना ईमानदार होगा, या वो कितना बड़ा राष्ट्रभक्त होगा, ये आप खुद सोचें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 65 साल सरकारी सेवा में रहने के बाद अगर कोई आदमी 5 साल एक्सटेंशन और चाहता है, सरकारी सेवा में बने रहना चाहता है, किसी सरकारी पद पर बने रहना चाहता है, तो वो नैतिक रूप से भ्रष्ट होगा, चरित्रहीन होगा और लालची प्रवृत्ति का आदमी होगा। वो कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकेगा। ईमानदार जज 65 वर्ष की उम्र के बाद, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद, हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद सरकारी पद पर नहीं जाना चाहेगा, सरकारी पद पर नहीं जाना चाहेगा, ये तय है। ऐसा बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज व्यक्तिगत वार्तालाप में कहते हैं। दोस्तों, मैंने ये न्यायपालिका पर आपको बताया, न्यायपालिका की ईमानदारी के बारे में बताया और न्यायपालिका का पक्ष रखा और जन लोकपाल की नेगेटिव बात भी कही। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अन्ना टीम ने जन लोकपाल में प्रावधान रखा है कि झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ सरकार या जन लोकपाल या लोकायुक्त कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस देश में आम गुंडा माफिया ही नहीं, इस देश की सरकार भी लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है। जैसा कि आप अपने आदर्श पुरुष अन्ना हजारे जी को ही देख लें। अन्ना हजारे जी 16 अगस्त को जब अनशन पर बैठे और उन्हें जेल भेज दिया गया तो उनके सारे साथी और खुद अन्ना हजारे जी चीख रहे थे कि मेरे खिलाफ
झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है 107/51 का, मेरे खिलाफ बनता ही नहीं है ये मुकदमा। इस तरह से जो आदमी इतना पब्लिक फिगर है, अन्ना जैसा गांधी, उनके खिलाफ जब सरकार फर्जी मुकदमा दर्ज कर सकती है, तो सोचिए हमारे जैसे सच्चे राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों के साथ ये सरकार, इस सरकार में बैठे हुए निकम्मे लोग, इसके पाले हुए गुंडे माफिया क्या नहीं करते होंगे, कितने झूठे मुकदमे दर्ज नहीं होते होंगे देश भर में सच्चे लोगों के खिलाफ। और जब वो सच्चे लोग, विनायक सेन जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता की वजह से रिहा हुए, ऐसे लोगों को रिहा करने वाला न्यायपालिका कि भाई ये सच थे, इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और जिन लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज किए थे उन पर जुर्माना करती है, उनको सजा देती है। ऐसे झूठे लोग जन लोकपाल लागू हो जाने के बाद बरी हो जाएंगे। वो किसी भी सच्चे और ईमानदार आदमी की आवाज़ को दबाने के लिए झूठी शिकायत कर देंगे। कोई सांसद और एमपी जो ईमानदार होगा, सच्चा राष्ट्रभक्त होगा, वो सरकार के घोटालों के खिलाफ मुंह खोल पाएगा क्या जन लोकपाल के चलते? वो तो जन लोकपाल की कार्यवाही में ही उलझा रहेगा। तीसरी बात, जन लोकपाल में अन्ना टीम की मांग कि सीबीआई को जन लोकपाल के तहत मर्ज कर दिया जाए। दोस्तों, आज देश में आपसे कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है तो आप सीबीआई को शिकायत करने के साथ फलां अधिकारी मुझसे रिश्वत मांग रहा है मेरे इस काम के लिए, तो सीबीआई टीम तुरंत उसी वक्त मौके पर पहुंचती आती है और उस भ्रष्ट अफसर को तुरंत रिश्वत लेते हुए रेड हैंड मौके पर ही अरेस्ट कर लेती है और जेल भेज देती है। वर्तमान जो एंटी करप्शन निर्मूलन एक्ट है, ओसी एक्ट भारत का, उसमें ये प्रोविजन है कि कोई आदमी अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत यथाशीघ्र जेल भेजो और उसके खिलाफ सजा मुकर्रर करो, और उसके जितने भी सरकारी लाभांश मिलने वाले होते हैं उनको लैप्स कर लिया जाता है। लेकिन अन्ना जी कह रहे हैं कि नहीं, सीबीआई को भी, विजिलेंस एजेंसीज को भी, एंटी करप्शन ब्रांचेज को भी, सबको जन लोकपाल में मर्ज कर दो। और जन लोकपाल क्या करेगा? आपने शिकायत की साहब मेरा राशन कार्ड नहीं बनाया लोकपाल साहब, इस आदमी ने रिश्वत मांग रहा है 500 रुपये, तो जन लोकपाल साहब 30 दिन के बाद उस पर अपनी रिपोर्ट जांच करवाएंगे। 30 दिन के अंदर अंदर फिर 1 साल में उस पर पूरी सुनवाई होगी और 1 साल बाद वो मुकदमा कोर्ट को भेजा जाएगा और कोर्ट से न्याय निर्णय की सिफारिश की जाएगी कि भाई इसमें जो है इनको सज़ा निर्धारित करो। 1 साल तक वो मामला कोर्ट में रहेगा और 2 साल में तो सबूत ही मिट जाएंगे कि आपसे किसी ने रिश्वत ली थी या मांगी थी। तो साथियों, अन्ना की टीम, जैसा कि कांग्रेस खुद चाहती है कि जन लोकपाल लागू हो, लेकिन कांग्रेस ने, आपको पता होगा, कई बार लोकपाल बिल संसद में पेश हुआ है, लेकिन हमेशा सदस्यों के विरोध के चलते, सांसदों के विरोध के चलते लोकपाल की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई है। चूंकि लोकपाल में जो प्रावधान सरकार ने कर रखे हैं वो भी काफ़ी खतरनाक हैं, वो भी आम जनता के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है, सत्य के हित में नहीं है। वो सत्य को दबाने की साजिश है पूरा लोकपाल बिल, और उसका भी बाप बना दिया है जन लोकपाल बिल कि अगर वो बन गया तो फिर तो अंधेर ही अंधेर हो जाएगा, आम गरीब आदमी को तो न्याय मिल ही नहीं पाएगा। पहले से वर्तमान में इतने सारे, बहुत सारे कानून हैं इस देश में करप्शन के खिलाफ, उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा। मैं सुन रहा था अन्ना जी कह रहे थे कि नहीं, इस देश में 63 वर्ष में कोई कानून ही नहीं बनाया गया। अन्ना साहब, इस देश में तो कानून ही बने और कुछ हुआ ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, क्रियान्वयन नहीं हुआ। सच बात तो ये है, अगर आप लोग सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और सोचें